अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहास फिजिक्स एकेडमी। सेकेंड है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9, कार्बन कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कंटिन्यू है। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फिनोल की प्रिपरेशन को स्टडी करा था, यूजेस को, नॉमेनक्लेचर को देखा था, और आज उसी का ही नेक्स्ट पार्ट हम लोग कवर कर रहे हैं जिसमें हम लोग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे फिनोल की। और बेसिकली आज का जो लेक्चर है मेनली डील करेगा विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। सो स्टार्टिंग विद फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो कि इजी हैं, इजी टू रिमेंबर और हैं भी कम। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जब भी आप इसे देखेंगे तो ये आपको एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड नजर आएगा जो फिनोल है, ठीक है ना। तो कोई रंग नहीं होगा और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा। अगर आप इसको ब्रेक करो तो वो उस क्रिस्टल को फॉलो करेगा, ठीक है। और एक बड़ी अजीब सी बात है, इट हैज अ वेरी पेक्यूलियर ओडोर। इसकी जो महक है, जो ओडोर है इसकी, वो बड़ी अजीब सी है। मतलब आप उसको पंजेंट भी नहीं कह सकते, आप उसको जो है वो अच्छा मतलब खुशबू भी नहीं कह सकते। एक बड़ी पेक्यूलियर सी ऑर्डर है और वो जो है बहुत सारी चीज़ों के साथ मिक्सअप होता है। लेकिन आमतौर पे जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर ही बताया था, जो कपड़ों के अंदर फिनाइल की गोलियां रखी जाती है ना, वो जो महक है वो रिलेटेड है फिनोल के साथ। फिनोल की महक काफ़ी हद तक वैसी ही होती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, थोड़ी सी स्ट्रेंज टाइप की ओडोर होती है इसकी। तीसरे नंबर पर यह बात हम जानते हैं, जो कि हम लोगों ने इसके यूजेस में भी देखी थी, कि इट इज वेरी पॉइजनस। ये पॉइजनस है, ठीक है ना, जहरीली है, जाहिर सी बात है। आमतौर पे ये जो फिनोल है, अगर हम इसको खाते हैं या अगर ये लिक्विड फॉर्म में उसको पी लेते हैं तो ये जहरीला है, ठीक है ना, जिससे मौत भी वाकई हो सकती है, निहायत ही खतरनाक है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इसका, अगर हम इसको मेल्ट करवाना चाह रहे हैं तो ये मेल्ट हो जाता है एट 43 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना। बहुत मतलब 43 तो ज़्यादा नहीं है, ये कम टेम्परेचर है, यानी कि बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। हाँ, ये है इसका मेल्टिंग पॉइंट। और अगर हम इसको बॉईल करना चाहते हैं तो इट कैन बी बॉइल्ड, ये बहुत जल्दी बॉयल भी हो जाता है और ये 182 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल हो जाता है। और मेल्टिंग तो आप देख सकते हो 43 डिग्री सेल्सियस ही। वैसे गर्मियों में तो ये और खतरनाक होता है कि आमतौर पे अगर कभी कहीं पर भी हम जो है वो फिनोल को यूज कर रहे हैं तो ज़्यादा टेम्परेचर से इसको बचाना होता है। 43 पर तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। छठी प्रॉपर्टी ये है कि बाकी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की तरह इट इज मिक्सेबल इन वाटर। ये मिक्सेबल है वाटर में, ठीक है, इजीली मिक्सअप हो जाता है वाटर में दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरह। और इसी तरीके से हाँ, ये मैं आपको बताऊं कि ये जो मिक्सेबल है इन वाटर पे, वो ऑल प्रोपोर्शंस में हो सकता है। ऑल प्रोपोर्शंस आर मिक्सेबल, ये भी बड़ी अहम बात है। मतलब ऐसा नहीं है कि कम ये हो और पानी ज्यादा हो, या ये ज्यादा हो पानी कम हो, कुछ भी। मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर हम टेम्परेचर 68.5 डिग्री से ज्यादा रखते हैं, अगर हम टेम्परेचर 68.5 डिग्री से ज्यादा रखते हैं तो हम इसको किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी रेशो के अंदर हम इसको पानी में इजीली मिक्स कर सकते हैं। तो ये हाईली मिक्सेबल है। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर कम करोगे तो ये मिक्सेबल नहीं रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम समराइज करें कि क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो याद रखिए ये एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ओडोर जो है इसकी पेक्यूलियर है, एक अजीबो गरीब सी स्मेल है इसकी, ठीक है। और है ये जहरीला, पॉइजनस है और बहुत कम टेम्परेचर 43 पर मेल्ट हो जाता है, 182 पे बॉयल हो जाता है और पानी में हर प्रोपोर्शन में मिक्सेबल है। और अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए 68.5 डिग्री से ज्यादा, ठीक है ना। तो ओवरऑल यूजेस में भी इसकी मैंने बहुत सारी खुसूसियात बताई थी, उनमें से कुछ आज हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज में रिवाइज भी कर ली। अब हमारे लेक्चर का मेन हिस्सा, यानी कि डिस्कस करने हैं इसके केमिकल रिएक्शंस, यानी कि इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज कि किसके साथ रिएक्ट होके ये किस तरह से बिहेव करता है। सबसे पहली बात जो कि हम लोगों ने इसकी प्रिपरेशन में भी देखी थी, अगर हम इसको रिएक्शन कराएं, अगर हम इसको रिएक्ट कराएं रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं
तो देखते हैं किस तरीके से बिहेव करता है। जब भी फिनोल के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ये एसिडिक है, ठीक है ना, आपने इसकी प्रॉपर्टीज में देखा था कि ये एसिडिक है, और क्योंकि ये एसिडिक है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके साथ रिएक्ट कर सकता है। पर बनाएगा क्या, इस बात को समझना है, इस बात पे ध्यान देना है। ये आ गया हमारे पास, और फिनोल हमने बना लिया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास फिनोल, और इस फिनोल को हम रिएक्ट करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जाहिर सी बात है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, ठीक है, और यहाँ पर भी O नेगेटिव है और H जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब रिएक्ट किस तरीके से करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तरीकेकार वही रहेगा। तो नतीजे में हमारे पास क्या बन जाता है, नतीजे में हमारे पास बनता है यही पूरी चीज है, सिर्फ यहाँ पर कंबाइन किस तरीके से होगा, देखो नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को, तो ये जो Na है ये अट्रैक्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा ONA, यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा, और बाकी ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा नेगेटिव के पास, तो HOH का मतलब हो गया H2O जो कि होता है वाटर। एंड व्हाट इज दिस, जब भी रिएक्शन कराते हैं हम फिनोल का विद सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमें क्या मिलता है, ये रहा फिनोल, ठीक है, फिनोल आ गया, ये क्या आ गया, ये आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, नतीजे में इसने क्या बनाया, नतीजे में इसने बनाया सोडियम फिनॉक्साइड, और इसी के साथ साथ प्रोड्यूस हो गया वाटर, ठीक है। तो ओवरऑल अगर एक्सप्लेन करोगे तो इस रिएक्शन को इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है जी। सेकंड जो रिएक्शन है इसमें देख लेते हैं क्या करना होता है। अभी हम जो रिएक्शन करा रहे हैं वो हम करा रहे हैं जिंक की डस्ट के साथ। जिंक ज्यादा अमाउंट में नहीं होनी चाहिए, डस्ट फॉर्म में होनी चाहिए, तो अगर इसका यानी कि छोटे छोटे जर्रात होने चाहिए विद जिंक डस्ट, अगर हम रिएक्शन कराते हैं रिएक्शन विद जिंक डस्ट तो देख लेते हैं किस तरीके से काम करेगा। ये आ गया हमारे पास फिनोल, ठीक है, ये आ गया फिनोल हमारे पास, OH लगा लेते हैं, ठीक है, और फिर क्या, इसको हम रिएक्ट कराएंगे जिंक, और जिंक जो है इन फॉर्म ऑफ डस्ट है, ये बात याद रखनी है, जिंक की डस्ट मौजूद है। तो नतीजे में क्या होगा, नतीजे में ये हमें बना के देगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कि होता है बेंजीन, यानी कि जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बेंजीन का बनेगा। और बाकी हमें क्या नजर आएगा, बाकी हमें नजर आएगा कि जो जिंक है वो रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। तो अगर ओवरऑल बात समझनी है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आ गया फिनोल, फिनोल ने जिंक की डस्ट के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया बेंजीन, और बेंजीन के साथ यहाँ पर जिंक ऑक्साइड बन गया, ठीक है भाई। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये बना रहा है सोडियम फिनॉक्साइड, और जिंक की डस्ट के साथ जब रिएक्शन हो रहा है मतलब होता ये है कि अब आमतौर पे जो है वो ये वेपर्स होते हैं फिनोल के, इसको पास करवाया जाता है हॉट जिंक डस्ट में, जो जिंक होती है उसकी डस्ट होती है, जर्रात होते हैं और गर्म होता है, उस पे से जस्ट जो है जो वेपर्स हैं फिनोल के वो गुजारे जाते हैं, तो वो रिड्यूस होके बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा वाला पार्ट, तीसरा रिएक्शन, तीसरा कहलाता है हाइड्रोजनेशन, ठीक है। अब हाइड्रोजनेशन से क्या मुराद है, देखो अगर सिंपल लफ्जों में हम बताना चाहें कि व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, तो हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजनेशन का मतलब है अगर हम उस चीज का रिएक्शन कराते हैं विद हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। क्या होता है हाइड्रोजनेशन के अंदर, जो हाइड्रोजन गैस है उसको हम जो है वो फिनोल में से गुजारते हैं, उसके जो बबल्स हैं उनको हम जो है वो गुजारते हैं, और टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रखा जाता है। तो और यहाँ पर एक अगर आप देखें तो टेम्परेचर हमने कितना रखा, टेम्परेचर हमने ज़्यादा रखा, तकरीबन 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। यहाँ पर एक कैटलिस्ट भी इस्तेमाल होगा और वो कैटलिस्ट होता है निकल, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा और कैटलिस्ट की मौजूदगी में अगर हम रिएक्ट कराते हैं, ये देखिए यहाँ पे फिनोल को हम रिएक्ट कराएंगे, ये आ गया हमारे पास OH, ठीक है, और अगर हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, हम हाइड्रोजन गैस में से इसको बबल कर रहे हैं, और टेम्परेचर हमने रखा 150 डिग्री सेल्सियस और निकल की मौजूदगी में, तो नतीजे में हमारे पास मिलती है जो एक फॉर्म मिलती है वो एक्चुअली 6 कार्बन है, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में है, और OH तो उसमें लगा हुआ है जिसे हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेनॉल। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना तो फिर आपको बात क्लियर होगी। जो साइक्लोहेक्सेनॉल है किस तरीके से, देखो ये पता है हमें कि जब हम ये ड्रॉ कर रहे होते हैं तो ये क्या चीज़ है, ये है हमारे पास कार्बन,
ठीक है, इधर भी कार्बन आ गया, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, 6 कार्बन हो गए। ठीक है ना। अब बाकी कंबाइन कैसे होते हैं, हर कार्बन के साथ यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिर इधर आ गया हाइड्रोजन, इधर आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, 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 इधर भी इसी तरीके से हाइड्रोजन होते हैं। सिर्फ जो फर्क आता है वो एक में आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पर आ जाता है OH। ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर बना वो किस चीज का स्ट्रक्चर बना, क्या चीज बन गई, ये कहलाता है साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में है, 6 कार्बन है तो हेक्स तो आएगा ही आएगा, और OH लगा हुआ है तो हेक्सानॉल। तो साइक्लोहेक्सानॉल फॉर्म हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोजनेशन, यानी कि जब हम रिएक्ट कराते हैं फिनोल को विद हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं। और बाकी बैलेंस करना हो तो यहाँ पर 3 हमें करने पड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे, फिर वो जाके कंबाइन हो जाएंगे अलग अलग से। ठीक है जी, ये था हाइड्रोजनेशन। चौथे स्टेप पर आते हैं, ये होता है किसी हेलोजन के साथ रिएक्ट कराना, और हेलोजन के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो इसको कहते हैं हेलोजिनेशन। और फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको रिएक्ट कराते हैं विद ब्रोमीन। अगर मैं ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराता हूं तो देखो कैसे बिहेव करेगा। वैसे जैसे ब्रोमीन के साथ बिहेव करता है वैसे ही तकरीबन क्लोरीन के साथ करता है, आयोडीन के साथ करता है, और बहुत तेजी के साथ रिएक्शन होता है ये आ गया हमारे पास फिनोल। ठीक है, OH फिनोल रिएक्ट कर रहा है हमारे पास ब्रोमीन गैस के साथ। ठीक है, तो फिर नतीजे में क्या मिलेगा, नतीजे में अच्छा ये काम करते हैं हम, वैसे ब्रोमीन है लेकिन ब्रोमीन को मिक्स करना पड़ेगा पानी में। ठीक है ना, तो इसको ब्रोमीन वाटर भी कह सकते हो आप, क्योंकि पानी ब्रोमीन के अंदर शामिल है तो इसको ब्रोमीन वाटर कहते हैं। अब क्या होगा, जो बॉन्ड्स हैं वो इस तरीके से अपने आप को अरेंज करेंगे फिनोल के, कि बाकी तो साइक्लिक रहेगा, OH अपनी जगह पे रहेगा, सिर्फ कुछ हाइड्रोजन जो है अपनी जगह को छोड़ेंगे, और हाइड्रोजन जिस जगह को छोड़ेंगे वहां पर आ जाएंगे ब्रोमीन। तो ये भी आ गया ब्रोमीन, इधर भी ब्रोमीन आ जाता है, इधर ही ब्रोमीन आता है। और कितने हाइड्रोजन ने अपनी जगह छोड़ी है, 3 हाइड्रोजन ने अपनी जगह छोड़ी है, तो H, और ये हो गया 3 हाइड्रोजन इधर आते हैं और ब्रोमीन आ जाता है। ठीक है, और इसी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा 6 ब्रोमीन करने पड़ेंगे। ठीक है जी, नाम क्या क्या बने, इस रिएक्शन के अंदर फिनोल रिएक्ट कर रहा है विद, आप ऐसा समझ लें ब्रोमीन और वाटर है, तो इसको हम बोल देते हैं विद ब्रोमीन वाटर। तो रिएक्शन में हमें क्या मिला, नेमिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग कर लो तो कहाँ कहाँ आपको नजर आ रहा है, 2 पर, 4 पर और 6 पर। तो हम इसको क्या नाम देंगे, हम इसको नाम देंगे 2, 4, 6, और कितने हैं यहाँ पे, 3 है, ट्राई ब्रोमो फिनोल। OH आ रहा है तो फिनोल तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अगर फिनोल रिएक्ट करता है विद ब्रोमीन वाटर तो हमें मिल जाता है ट्राई ब्रोमो 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाता है। 5वां नाइट्रेशन भी कर सकते हैं। अब देखो, आप एक हाइड्रेशन करी, एक हाइलोजिनेशन करी, और अब हम कर रहे हैं नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन करने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन को ऐड कर रहे हैं। और किस तरीके से करवा लेते हैं, तो बेसिकली नाइट्रेशन हम करते हैं विद नाइट्रिक एसिड। ये जो रिएक्शन है वो हम कराते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। क्या कराना है, सिर्फ फिनोल आएगा हमारे पास, ये आ गया फिनोल OH, और इसका हम रिएक्शन कराएंगे HNO3 के साथ, लेकिन उसको लिखेंगे ऐसे, HO आ गया और हमारे पास आ गया NO2। ठीक है ना, HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, तो उसको रीअरेंज करके लिख दिया। ठीक है, और एट रूम टेम्परेचर इसको कराते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो नतीजे में हमें एक ऑर्थो नाइट्रोफिनोल मिल जाता है और एक पैरा नाइट्रोफिनोल मिलता है। क्यों मिलता है, बिकॉज एक बात आपने याद रखनी है, इधर मेंशन कर देता हूं, जो OH हमारे पास है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। जब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो नतीजे में हमें जो है वो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल मिल सकता है और पैरा नाइट्रोफिनोल मिल सकता है। और अगर नहीं पता ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो यकीनन पिछले लेक्चर्स आप मिस कर चुके हो, वहां पे जाके देखो ताकि डायरेक्टिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। ये मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 7 या 8 में अपलोड किया था, 7 में था शायद। ठीक है, देख लेना उसको जाके। तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, एक मरतबा ये OH आ गया हमारे पास और इसने जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे NO2 को भेजना है। ठीक है, तो ये ऑर्थो है तो O लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नाइट्रोफिनोल। और साथ साथ हमारे पास
अगर पैरा पोजीशन पे भेजेगा तो पैरा पोजीशन पे OH अपनी जगह पर है और इसके पैरेलल सामने आ जाएगा बिल्कुल NO2, और इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं पी नाइट्रोफिनोल, यानी कि पैरा नाइट्रोफिनोल और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ठीक है, तो हमने इसका रिएक्शन भी करवा लिया, किसके साथ, नाइट्रेशन भी कर लिया हमने इसकी। और ये जो नाइट्रेशन की है, अगर इसको मैं 2 स्टेप में आपको बताऊं तो ज्यादा बेहतर होगा। ये पहला है जहां पे मैंने रिएक्शन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं कराया, बल्कि मैंने कराया है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। ये जो है ना पहला वाला, ये डाइल्यूट के साथ कर रहे हैं। और अगर सेम रिएक्शन हम रिपीट करें फॉर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ, तो यहां पर जो है ना एक बड़ी अहम चीज बनेगी। तो मैंने सोचा ये वाला रिएक्शन भी बता दिया जाए तो अच्छी बात है। ये आ गया हमारे पास फिनोल, और फिनोल में OH आ गया, और इस मरतबा ये HNO3 जो है ये है कंसंट्रेटेड। ठीक है, और हीट किया जाता है इसको, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नतीजे में देखिए जरा, जो चीज हमारे सामने बनकर आ रही है निहायत ही अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सप्लोजिव है। OH अपनी जगह पर है, 1 2 3, इधर भी आ गया NO2, इधर भी आ गया NO2, और इधर भी आ गया NO2, और साथ साथ वाटर भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और अगर इसको बैलेंस कर लिया जाए तो 3, और यहाँ पर भी आ जाएगा 3। ठीक है, ये क्या बना है, दोबारा से अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, कहाँ कहाँ आया, 2 पर आया, 4 पर आया, 6 पर आया, क्या आया, ट्राई नाइट्रोफिनोल, जो मैंने आपको बताया था TNP कहलाता है, यूजेस में समझाया था, एक्सप्लोजिव है और एक अहम इस्तेमाल है फिनोल का। ठीक है ना, और वो कैसे किया जाता है, जब इसको रिएक्ट कराया जाता है विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। हाइड्रेशन हो गई, हेलोजिनेशन हो गई, नाइट्रेशन हो गई, और अब बारी है हमारे पास सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन से क्या मुराद है, सल्फोनेशन से मुराद है सल्फर को ऐड करना। ठीक है, और वो सल्फर को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका रिएक्शन कराएंगे विद सल्फ्यूरिक एसिड। जो अभी हम रिएक्शन कराएंगे वो हम कराएंगे विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो सल्फोनेशन हो जाएगी। अच्छा, सल्फोनेशन भी 2 किस्म की होती है, एक आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब फिनोल को ट्रीट किया जाता है विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, तो हमें वही बात है, ऑर्थो पैरा आइसोमर्स मिल जाते हैं फिनोल के, और सल्फोनिक एसिड पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो लेट से अगर मैं आपको कहूँ कि अभी टेम्परेचर है 15 टू 20 डिग्री सेल्सियस, अगर 15 टू 20 की बात करोगे ना तो फिनोल रिएक्ट करेगा, एक रिएक्शन सही है, वो समझ जाओगे। ये आ गया हमारे पास OH, और फिर मैं इसको रिएक्ट करा रहा हूँ विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2SO4, तो उसको HO करके अलग अलग कर लो, ज़्यादा अच्छा है, SO3H। टेम्परेचर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ठंडा टेम्परेचर है। तो सबसे पहले हमारे पास एक मेजर प्रोडक्ट बनती है। मेजर प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास ये फिनोल तो अपनी जगह पर है, और ये आ गया हमारे पास SO3H। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट है। और माइनर में जो प्रोडक्ट बनती है उसमें वही ऑर्थोपैरा का चेंज है, ये आ गया हमारे पास, और OH आ गया। ठीक है, तो ये पैरा फॉर्म में भी आता है SO3H प्लस H2O, और बैलेंस करना हो तो इसको भी डबल करना पड़ेगा, इसको भी डबल करना पड़ेगा। तो देखिए मेजर आपको क्या मिल रहा है, फिलहाल मेजर आपको मिल रहा है ऑर्थो, और जो माइनर मिल रहा है वो आपको मिल रहा है पैरा। ठीक है, क्योंकि पैरा आ गया, और ये कितने टेम्परेचर पर है, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जबकि अगर इसी को हम 100 डिग्री पर करें, ठीक है ना, अगर इसी को हम 100 डिग्री पे करेंगे तो फिर आप क्या देखोगे, आप नतीजे में देखोगे कि सेम रिएक्शन होगा, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट होगी वो हमारे पास पैरा वाली होगी, और जो ऑर्थो वाली आ रही है वो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगी, सिर्फ टेम्परेचर के फर्क की वजह से। अदरवाइज जो सल्फोनेशन है वो प्रोसेस तो सेम ही है। ठीक है भाई, तो अब ये कितने रिएक्शंस हमने देखे, अगर आप इन सबको समराइज करो तो टोटल हम लोगों ने 6 रिएक्शंस देखे। पहला रिएक्शन NaOH के साथ सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। ठीक है, दूसरा रिएक्शन ये भी अलग से हो गया, जिंक डस्ट के साथ बेंजीन को फॉर्म कर दिया। तीसरा रिएक्शन हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा तो साइक्लोहेक्सोनॉल बना था। फिर हेलोजिनेशन, हेलोजन के साथ रिएक्शन कराया
तो ट्राई ब्रोमो या ट्राई क्लोरोफिनोल वगैरह बन जाता है। नाइट्रेशन दो तरीकों से हुआ, एक तो हुआ डाइल्यूट, तो हमें मिला या तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल या पैरानाइट्रोफिनोल, और जब कंसंट्रेटेड के साथ किया तो ट्राई नाइट्रोफिनोल बन गया। और सल्फोनेशन में भी यही दोनों काम होते हैं। बस याद रखिए कि अगर हम टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस कर दें तो सिर्फ मेजर और माइनर का डिफरेंस आता है। ये जो पैरा है वो मेजर प्रोडक्ट होती है, और जो ये वाला है ऑर्थो वाला, ये हो जाता है माइनर प्रोडक्ट। ठीक है भाई, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। तैयारी करिए फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल की, रिएक्शंस को याद कीजिए, और कोई परेशानी है तो उसे दूर कीजिए बाय कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है जी, आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।